सीपी राधाकृष्ण बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राधाकृष्ण को दी बधाई, कहा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित। भोपाल में गणेश जल समारोह में हुआ पथराव, विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया बयान, सांप्रदायिक उत्पाद मचाने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में डीएम मृणाल मीणा ने किया माध्यमिक शाला का निरीक्षण, डीएम ने कई व्यवस्थाओं का लिया जायजा, शाला में सभी शिक्षक पाए गए उपस्थित। भोपाल में मालती राय ने की महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा, अधिकारियों ने किया 2136 शिकायतों का निराकरण, 872 पेंडिंग शिकायतों का काम जारी। अनूपपुर में अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 28 पेटी अवैध शराब की जब्त, सूचना मिलने पर चालक गाड़ी हुआ फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें कि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राधा कृष्णन का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्र प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का मार्गदर्शन भी हमारे राष्ट्र को प्राप्त होगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राधाकृष्ण को मध्य प्रदेश की समस्त जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं दी हैं। भोपाल में गणेश चल पर हुए पथराव को लेकर विधायक और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि रामेश्वरम शर्मा ने कहा कि हम सभी नागरिकों से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि देश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास की योजना पर काम चल रहा है। लेकिन इनका इतना सबको ख्याल रखना चाहिए कि गणेश उत्सव पर हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो, गुरु नानक जयंती हो या कोई अन्य सामाजिक धार्मिक चल समारोह हो, इन पर जो पथराव करेगा उसके हाथ तोड़े जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। गरीबों से लेकर आम नागरिकों तक की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। गुंडे मवाली जो सांप्रदायिक उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके निकटतम स्थान जेल होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन की द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। कोई बात नहीं है, साजिश करता पूरी साजिश कर लें, क्योंकि हम भी, हमारी सरकार भी चौकन्ना, हमारी एजेंसी भी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी भी साजिशकर्ताओं को ढूंढ रही है, खोज रही है। और हम भी चाहते हैं कि एन केन प्रकरण साजिशकर्ता बाहर आए, जिससे हम उसे ढूंढें, उसकी ठुकाई लगाएं, उसे जेल में डालें, न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करें और न्यायपालिका उस अपराधी को सजाए मौत, आजीवन कारावास या कठोर सजा दे, जिससे मध्य प्रदेश या देश की शांति में कोई भी खल या दंगा फसाद न। पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से बिहार विकासखंड के अंतर्गत आने वाली नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम मंडवा में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। इस शिविर में बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने, उनका निराकरण करने पहुंचा। इस शिविर में जनता दरबार की तर्ज पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है, उनके निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए शिविर लगाया गया और शिविर में ग्रामीणों के आधार कार्ड बनाने, समग्र ई-केवाईसी की भी व्यवस्था की गई है। इसके चलते डीएम मीणा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया। ग्रामीणों द्वारा जिन स्थानों पर पेयजल नल जल योजना की समस्या बताई, शीघ्र निराकरण करें।
तो वहीं कलेक्टर मृणाल मीणा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम मंडवा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जाने के दौरान शासकीय माध्यमिक शाला नारंगी का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को भी जाना है। और साथ ही कलेक्टर मीणा ने शाला की कक्षाओं में जाकर बच्चों से सवाल किए, जिनका बच्चों द्वारा सही जवाब दिया गया। कलेक्टर मीणा ने बच्चों से मध्याह्न भोजन और गणवेश की जानकारी ली और इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, बेहर एसडीएम अर्पित गुप्ता, सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल भी मौजूद रहे। एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि बेहर अनुभाग की शालाओं में शिक्षकों की जीपीएस आधारित अटेंडेंस लगाई जा रही, स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनके द्वारा अक्टूबर 2024 से जीपीएस आधारित अटेंडेंस को रूप से लागू किया गया है। वहीं भोपाल की महापौर मालती राय ने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 31 तारीख तक 3008 शिकायतें आई थी और 2136 शिकायतों का नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निराकरण कर दिया है। 872 शिकायत जो पेंडिंग है उन पर निगम के कर्मचारियों द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं सितंबर में अभी तक 1 तारीख से 8 तारीख तक 812 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 412 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया। इसके साथ ही कहा कि हम भोपाल के लोगों की छोटी समस्याओं का निराकरण घर बैठे ही निगम कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस बार भोपाल संभागीय कमिश्नर का भी शिकायत थी, जिसका तत्काल निराकरण किया गया, जिस पर उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की और जो भी पेंडिंग समस्याएं उनका शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक टोटल मिलाकर 3008 शिकायतें आई थी। 3008 शिकायतों में से 2136 शिकायतों का नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भोपाल की जनता की समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। 872 शिकायतें जो पड़ी हुई हैं उन पर भी काम चल रहा है और सितंबर महीने में अभी 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक 812 शिकायतें आई हैं। 812 में से 408 शिकायतों का काम हो चुका है, 412 शिकायतें पेंडिंग है। हमने जो वायदा किया था कि छोटी समस्याओं के लिए भोपाल की जनता को घर बैठे सुविधा दे सके, उस पर नगर निगम के सहयोग से जनता को सुविधा मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व संभागीय कमिश्नर, उनकी भी शिकायत थी और उन्होंने शिकायत पर संतुष्टि जताई है कि नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन से हम संतुष्ट हैं। 2-3 बार उन्होंने कंप्लेंट की और 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी समस्या का समाधान हुआ। इस तरह से भोपाल की हर एक समस्या का समाधान भोपाल नगर निगम से हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान 21 सितंबर को आयोजित होने वाली नमो युवा रन मैराथन की मैस्कॉट और टी-शर्ट लॉन्च की गई और इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अंकित गर्ग, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुनील साहू, प्रदेश IT सोशल मीडिया प्रभारी अंकित आर्य उपस्थित रहे। आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस प्रकार से हमारे सरकार के किए हुए काम हैं या सरकार की चलाई जा रही योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार से जोड़ने के लिए हम लगातार 24/7 साल की सारी ऋतुओं में काम करने वाला संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा है, जो कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए कामों को नीचे तक उतारने का काम करता है। और मुझे लगता है कि जितने एक्टिविज्म के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही काम करते हैं, उतना कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इतने एक्टिविज्म के साथ काम नहीं करता। आप लगातार गतिविधियों के बारे में यदि बात करें तो चाहे विभिन्न तरह के खेल आयोजन हो,
युवाओं को जोड़ने के लिए, चाहे वृक्षारोपण के काम हो, चाहे समाज सेवा के विभिन्न आयोजन हो या धार्मिक आयोजन हो, ऐसे सभी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों की अपनी बड़ी भूमिका और सहभागिता रहती है। और इस प्रकार से हम युवाओं को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए ये लगातार अलग अलग प्रयास हैं, ये अलग अलग माध्यम है। इस प्रकार से लोग जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं और उसका परिणाम है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 59% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक सफारी वाहन से 28 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीब 1,75,000 रुपये आकी गई है। आपको बताते चलें कि 12 लाख रुपए की टाटा सफारी गाड़ी भी जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान सफारी चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान के निर्देशन और एएसपी इसरार मसूरी, साथ ही एसडीओपी आरती शाह के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला और उनकी टीम की अहम भूमिका रही है। ये 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुढ़ार तरफ से एक सफारी गाड़ी जो डार्क कलर की, ब्लैकिश कलर की है, उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लोड करके आ रही है। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को तत्काल अवगत कराया गया और उनके निर्देशन में पुलिस टीमें गठित की गई और नाकेबंदी कराई गई। हमने एक टीम बदरा के आगे लगाई, एक टीम शुक्ला ढाबा के पास में, और घेराबंदी से परेशान होकर जो वो सफारी का चालक था शुक्ला ढाबा के पास से, उसने गाड़ी को अंदर मोड़ा और कस्बे और गांव के रास्ता से भागते हुए अंत में वो लहसुई कैंप के पास रेलवे पटरी के किनारे कोई और चारा न बचने के कारण गाड़ी को छोड़ करके झाड़ियों में अंधेरे में भाग गया। रात में करीब ये 12:30 बजे की घटना थी। मंडला में वन विभाग ने, आपको बताते चले कि मानव वन्य प्राणी संघर्ष की गंभीर परिस्थितियों से निपटने जंगली हाथियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जनवरी-फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य से आए जंगली हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास के ग्राम क्षेत्रों में प्रवेश कर गया था। इन हाथियों ने ग्रामीणों के मकानों को क्षति पहुंचाई, फसलों को नुकसान पहुंचाया, मानव जनहानि, घायल होने की घटनाएं भी दर्ज की गई। मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने और हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन प्राणी अधिनियम के तहत हाथियों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए और इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया। एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कान्हा में रखे हुए जंगली हाथी को पूर्णतः स्वास्थ्य और प्राकृतिक व्यवहार के लिए सक्षम पाया गया। समिति ने अनुशंसा की और इस जंगली हाथी को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खुले वन क्षेत्र में छोड़ा जाए ताकि उसके मूवमेंट और व्यवहार की वैज्ञानिक निगरानी की जा सके। ये जो हाथी आप देख रहे हैं, ये पिछले साल जनवरी-फरवरी में अनूपपुर वन मंडल और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे एरियाज में इस हाथी ने काफी घरों को नुकसान पहुंचाया था और कुछ जनहानि भी हुई थी। तो तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के आदेश के आधार पर इसको पकड़कर कान्हा स्थित वेटनरी केयर फैसिलिटी में रखा गया था, क्योंकि इसके पाँव में कुछ चोट भी थी। और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने एक कमेटी भी बनाई थी, एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी, जो कि इसके व्यवहार और इसके स्वास्थ्य के विषय में निर्णय ले रही थी कि इसका व्यवहार कैसा रहेगा। और चूंकि ये कान्हा में रखा गया था, तो ये भी था कि इसका व्यवहार कैसा रहता है यदि मानव के संपर्क में आता है। और इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी हमें आदेशित किया था कि इसको खुले जंगलों में छोड़ा जाए। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर का शव बरामद होने के बाद में आपको बताते चलें कि तीसरे दिन लापता महिला कांस्टेबल का भी शव मिल गया है, जो कार के अंदर ही फंसी हुई थी।
और आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने क्रेन की मदद से कार नदी से बाहर निकाली है और साथ ही बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल से एक कार नदी में गिर गई थी, जिसमें उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदन लाल निन्नामा और महिला कांस्टेबल आरती पाल सवार थे। इनमें से पुलिस थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदन लाल निन्नामा का शव भी बरामद हो चुका है। आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल के नीचे से कार भी मिल गई है, जिसमें महिला कांस्टेबल आरती पाल का शव फंसा हुआ था। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को छिपरा नदी से बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलने पर एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। बच्ची की तलाश में एक सूचना पर जब जा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से शिप्रा जी में बड़े पुल की तरफ बाईं तरफ गिर गई थी। परसों हम लोगों को स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी का शव बरामद किया था। कल हम लोगों ने निनामा साहब का शव बरामद किया था और आज गाड़ी को हम लोग लोकेट कर पाए हैं, जो बड़े पुल के दूसरी तरफ करीब 70-80 मीटर आगे एक गड्ढे में बरामद हुई। और उसमें अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो हमारी महिला आरक्षक साथी थी उनका शव उसी के अंदर है। उसको रिकवर करने का क्रेन और कटर्स के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे साथी की बॉडी रिकवर करना है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है। उनका परिवार भी हमारे साथ इंतजार कर रहा है, हम सब भी उनका इंतजार कर रहे हैं और हमारी पूरी टीमें इसमें प्रयासरत है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही रिकवर करेंगे। कितने दिन लग गए? करीब आज ये 3rd डे है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पानी का बहाव बहुत तेज है और पानी मटमैला था। अभी थोड़ा सा बहाव कम हुआ है, मटमैलापन भी कम हुआ है बारिश रुकने की वजह से, बराज को पीछे से रुकवाने की वजह से। सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां प्रसाधन के लिए गई युवती के साथ वाहन स्टैंड कर्मी देवलाल साकेत ने घटना को अंजाम दिया। महिला को 300 किलोमीटर दूर कटनी लाकर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही मामले में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 साल के महिला पति के साथ जबलपुर इंटरसिटी से सिंगरौली पहुंची। उसे चौपन जाना था। रात को उसका पति चाय लेने स्टेशन से बाहर गया और महिला वहीं स्टेशन स्थित शौचालय गई। तभी वाहन स्टैंड कर्मी देवलाल साकेत ने महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सों में एनआरआई कोटे से हो रहे प्रवेश में गंभीर भ्रष्टाचार और धांधली का खुलासा किया। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने 29 अगस्त को मुख्य सचिव समेत लोक स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आयुक्त को विस्तृत शिकायत की है और साथ ही यहां पर जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर, गैर तकनीकी महाविद्यालय जिला प्रमुख आशीष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित हाटिया, लक्की चौबे उपस्थित रहे। एनएसयूआई ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की जा रही है और साथ ही समेत विभागीय मंत्री को भी हिस्सा पहुंचाते हैं, जिससे हर बार छात्रों और छात्र संगठन की शिकायतों का दबा दिया जाता है। इससे मध्य प्रदेश के गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में निरंतर घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। निरंतर हम बता रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश के मेधावी और गरीब छात्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको शिक्षा अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा माफिया संगठित होकर उनको शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर शिकायतें कर रहे हैं परंतु प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं।
शिक्षा माफिया जैसा चाहते हैं वैसी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बना लेते हैं, अपने अनुरूप कर लेते हैं, काउंसलिंग की डेटों में परिवर्तन कर लेते हैं, सीटों में बढ़ोतरी और घटोतरी कर देते हैं, तो निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहले मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों के भी छात्र आया करते थे शिक्षा अर्जित करने, परंतु जिस प्रकार से निरंतर घोटाले हो रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, निरंतर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के छात्रों का मोह भंग हुआ है। हम निरंतर सरकार को चेता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। परंतु मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया प्रशासन पे इतना हावी है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हम आपका ध्यान नीट की जो काउंसलिंग है, जो कि MBBS के लिए होती है, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। देश में नीट काउंसलिंग में लगातार गड़बड़ी हो रही है। नीट काउंसलिंग में NRI कोटे में फर्जी NRI सर्टिफिकेट बनाकर एडमिशन लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने मुख्य सचिव से लेकर विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त तक को शिकायत की है, लेकिन शिकायत पर संज्ञान लेने की बजाय मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग इस घोटाले को दबाने में लगा हुआ है। ये बड़ा घोटाला है, 800 से 1000 करोड़ का ये घोटाला, और इस घोटाले में फर्जी NRI सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेते हैं, और इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इस वजह से मध्य प्रदेश के छात्रों को MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाता। NRI सीट के माध्यम से NRI सीट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और MCC का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन नियमों को ताक पर रखकर NRI सीट के एडमिशन ले रही है, और भ्रम फैलाने के लिए DME द्वारा कहा गया है कि हम इसका वेरिफिकेशन एम्बेसी से कराएंगे, जबकि वो तो रूल के अकॉर्डिंग एम्बेसी के सर्टिफिकेट के आधार पर ही होता है। भोपाल में पत्रकार वार्ता में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश उपाध्यक्ष आशु सिंह ने सरकार के समक्ष 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों को रखते हुए स्पष्ट किया है कि समाज के सम्मान, युवाओं के भविष्य और किसानों की समस्याओं, धर्म संस्कृति की रक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों के हित में अब ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसी उद्देश्य को लेकर समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा आगामी दिनों में भोपाल में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के क्षत्रिय संगठनों और समाज के प्रबुद्धजनों को सादर आमंत्रित किया गया। वहीं डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन केवल समाज की बात नहीं करेगा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करेगा। इस महासम्मेलन में महिला प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रभारी राहुल सिंह राजपूत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा की प्रमुख भूमिका रहेगी। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब केवल ज्ञापन नहीं बल्कि आंदोलन की नीति पर समाज चलेगा और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना होगा। लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने 15 नवंबर को भोपाल में एक आगाज किया है क्रांति महासम्मेलन का, क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का, जिसमें 10 सूत्री हमारी मांगे हैं सरकार से। सरकार के 20 महीने पूरे हो गए हैं, अब सरकार से हमारी 10 मांगे हैं। हरदा प्रकरण को लेकर क्षत्रिय समाज पर जो छात्रावास में हुए लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और तुरंत सख्ती से कार्रवाई हो। साथ ही में प्रदेश में जहाँ जहाँ पे चक्का जाम किया था, वहाँ पे लाठी जाम बरसाई गई थी, उन सब अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो। EWS के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए एवं प्रमाण की जो प्रक्रिया है वो सरल की जाए। अग्निवीर योजना, सेना में स्थायी भर्ती प्रणाली दोबारा शुरू की जाए और सभी अग्निवीरों को स्थायी सेवा का पेंशन का लाभ दिया जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और कठोर कानून बनाकर अवैध तस्करी और गौ हत्या को सख्त कानून बनाकर रोका जाए। राजनीति में भागीदारी, क्षत्रिय समाज के राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा व लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों द्वारा टिकट और संगठन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय नर्मदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर नर्मदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौरे खंडवा पहुंचे, जहां निवाड़ प्रांतीय नर्मदीय धर्मशाला कमेटी बड़ाबम में नर्मदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौरे ने समाज के प्रमुख लोगों के बीच में अपने विचारों को
रखा है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने इन दिनों चुनाव को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और इसी कड़ी में खंडवा पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने समाज के प्रति किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती के सहयोग की अपील की। इस अवसर पर खंडवा समाज के अध्यक्ष मोहन काशिप, मंगलेश उपाध्याय, योगेश कोटवाले सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।